हेलो दोस्तों, संपूर्ण क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम मरुस्थल से संबंधित कुछ शब्दावली। सबसे पहले है मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल के प्रकार सबसे एक नंबर है इर्ग। ऐसा मरुस्थल जो ओनली रेत ही रेत से बना हो उसे इर्ग कहते हैं। यह जैसलमेर में सर्वाधिक है। तुर्किस्तान में इसे कोरड्रम कहते हैं। वह 2 नंबर मादा ओनली पथरीला मरुस्थल है। यह जोधपुर के लोधी, बाड़मेर के बालोतरा व जैसलमेर के पोखरण के बीच ओनली पथरीला मरुस्थल को मादा कहते हैं। फिर 3 नंबर है रेग। इसमें बालू मिट्टी के साथ मोटे कंकड़ भी पाए जाते हैं। यह है जैसलमेर व बाड़मेर में पाया जाता है। शेखावाटी में भी पाया जाता है। कुछ भाग नागौर। ये हो गए 3 मरुस्थल के प्रकार। अब है बालुका स्तूप। बालुका स्तूप क्या होते हैं? जो मरुस्थलीय क्षेत्र में दोहरे या मिट्टी के जो टीले होते हैं उन्हें मरुस्थल की भाषा में बालुका स्तूप कहते हैं। बालुका स्तूप इन्हें दोहरे, दरियन, टिल्ले आदि नामों से जाना जाता है। बालुका स्तूपों को साहित्यिक भाषा में दोहरे कहते हैं। साहित्यिक भाषा में। और दरियन जैसलमेर की स्थानीय भाषा में। पूरे मरुस्थल में बालुका स्तूप वाला क्षेत्र 58.50% और पूरे मरुस्थल में बालुका स्तूप रहित क्षेत्र 41.50% है। अब देखेंगे कि ये बालुका स्तूप सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा बालुका स्तूप वाला जिला है सबसे ज्यादा बालुका स्तूप
चूरू है। और सभी प्रकार के, यानी जो आगे हम इनके प्रकार देखेंगे बालू का स्तूप के, ये सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो ओनली जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप उपस्थित है। अब देखेंगे बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण। सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जुलाई में होता है। अब देखेंगे हम आगे बालू का स्तूपों के अलग अलग प्रकार। बालू का स्तूप के प्रकार। सबसे पहले पवन की दिशा के अनुसार। ये 3 प्रकार के होते हैं। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान। जो अनुदैर्ध्य प्रकार के जो बालू का स्तूप है पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। ऐसे अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप है, इनकी हाइट 60 मीटर तक होती है। ये सबसे ऊंचे बालू का स्तूप है। जैसलमेर, बाड़मेर में सर्वाधिक होते हैं। और इनके बीच में जो 2 बालू का स्तूपों के बीच का जो स्थान होता है उन्हें गासी या कारबा मार्ग कहते हैं। अब इसके आगे देखेंगे हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। जैसे यहां से पवन चल रही है और इनके आगे इस तरह से प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। ये पुगल, बीकानेर, शेखावाटी, पुगल, नागौर, जैसलमेर, ये सबसे अधिक पथरीला जो मरुस्थल है वहां पे इनका निर्माण होता है, क्योंकि पत्थरों के कारण यहाँ पे एक रुकावट होगी और इसके आगे इनका निर्माण होता है। अनुप्रस्थ प्रकार के जो बालू का स्तूप है उनका। फिर आगे बरखान, ये सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं और सबसे बड़े एरिया पे यही होते हैं। और जहाँ पे हवा सबसे तेज गति से चलती है उस स्थान पे इनका बरखान का निर्माण होता है। ये बड़े एरिया पे होते हैं। तेज गति से हवा के कारण इनका निर्माण होता है। ये शेखावाटी, चूरू, नीम का थाना सिक्कर और रावतसर, हनुमानगढ़, और ओसियां जोधपुर में, व बालोतरा बाड़मेर में।
इन बरखान प्रकार के जो बालू का स्तूप है उनका निर्माण होता है। फिर 2 नंबर वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें संरचना के आधार पर बालू का स्तूपों का कितने प्रकार है वो देखेंगे हम। संरचना या बनावट के हवा चलती है और किस साइड बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, इस आधार पे हमने वर्गीकरण देखा था। अब दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है उसमें हम देखेंगे कि उनकी संरचना किस प्रकार की है। इनके आधार पर भी बालू का स्तूपों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इनमें सबसे 1 नंबर है सीफ। ये बरखान की तरह ही होते हैं, परंतु इनकी एक ही भुजा, ओनली एक ही भुजा होती है। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है उन्हें सीफ कहते हैं। और ये पवन की दिशा, ऐसे स्थानों पर इनका निर्माण होता है जहां पे पवन की दिशा बार बार बदलती रहती है। पवन की दिशा में परिवर्तन के कारण इनका निर्माण होता है। वह 2 नंबर परवलय कार या पैराबोलिक। ये हेयर पिन की आकार के होते हैं। इनकी आकृति उल्टे यू आकार की होती है, यू आकार की। इस तरह से इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। अब इनमें तीसरा प्रकार है तारा प्रकार। तारा प्रकार के बालू का स्तूप। ये गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे स्थान जहां पे हवा अपनी दिशा बार बार चेंज करती है, बार बार बदलती है, वहां पे इनका निर्माण होता है। इस तरह के बालू का स्तूपों को तारा प्रकार के बालू का स्तूप कहते हैं। ये मोहनगढ़ जैसलमेर और पोखरण जैसलमेर व सूरतगढ़ गंगानगर में सर्वाधिक होते हैं। गंगानगर में सर्वाधिक होते हैं। अब 4 नंबर है सबर का फीज। सबर का फीज जब कोई झाड़ी के चारों तरफ बालू मिट्टी एकत्रित हो जाती है तो इस प्रकार इससे जो बालू का स्तूप निर्मित होंगे उन्हें सबर का फीज कहते हैं। जैसे ये एक झाड़ी है, इसके चारों तरफ ये बालू मिट्टी, ये कोई झाड़ी या पेड़ के चारों तरफ जब बालू मिट्टी एकत्रित हो जाती है तो सबर का फीज जो इन बालू का स्तूप है उनका निर्माण होता है। अब 5 नंबर है नेब का। किसी झाड़ी या खेत की मेड़
के पीछे बालू मिट्टी एकत्रित होने से नेव का प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। बाकी नेटवर्क बड़े एरिया में बालू मिट्टी फैल जाने से इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। ये है हनुमानगढ़ से हिसार भिवानी तक इस प्रकार के नेटवर्क बालू का स्तूप फैले हुए हैं। अब देखेंगे हम मरुस्थल से संबंधित कुछ अन्य शब्दावली। इससे पहले हमने देखा है मरुस्थल के प्रकार, बालू का स्तूपों के प्रकार, और अब देखेंगे कुछ अन्य शब्दावली। सबसे पहले है इनसेलबर्ग। देखेंगे हम इनसेलबर्ग क्या होता है। जब कोई मरुस्थलीय भूमि है, जैसे ये बालू मिट्टी के कारण मरुस्थलीय भूमि का निर्माण हुआ और इसमें जब खड़ी चट्टान होगी, पथरीली एक चट्टान खड़ी होगी, तो इसे इनसेलबर्ग कहते हैं। और इसी खड़ी चट्टान के जब चारों तरफ अगर जल एकत्रित हो जाए तो उसे द्वीपीय पर्वत कहते हैं। द्वीपीय पर्वत कहते हैं। दो नंबर है गिरिपद और इससे आगे बजादा। इनसेलबर्ग, गिरिपद और बजादा, इन तीनों को हम एक साथ समझेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इनसेलबर्ग, जिससे ये कोई खड़ी चट्टान है, मरुस्थलीय भूमि में ये कोई खड़ी चट्टान है, ये तो हो गया इनसेलबर्ग। और इसके पास में, यानी जहां से इसकी स्टार्टिंग होती है वहां पे इसके पास में अगर बालू मिट्टी आकर इकट्ठी हो जाए तो इसे गिरिपद कहते हैं। और ये है बजादा। जब बरसात का पानी इन चट्टानों पर, यानी जो पथरीला है, पत्थर का पहाड़ है, इस पे आकर गिरेगा तो नीचे आकर जहां पे ये पानी इकट्ठा होता है वर्षा का, उस क्षेत्र को नेबखा कहते हैं। तो नेबखा इनके नीचे इनका निर्माण, ये नेबखा नहीं है, इसे बजादा कहते हैं। जो वर्षा का पानी जिस स्थान पर आके इकट्ठा होता है उसे बजादा कहते हैं। अब देखेंगे हम पलाया। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो बड़े गड्ढे बनते हैं और उन बड़े गड्ढों में वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है। और वर्षा का पानी मिट्टी की लवणता के कारण खारा हो जाता है और खारे जल के जो जलीय स्रोत होते हैं मरुस्थलीय भूमि में, उन्हें पलाया कहते हैं। फिर देखेंगे रन या टाट क्या होता है। रन या टाट, जब यही खारा पानी छोटे छोटे गड्ढों में एकत्रित होता है तो उन्हें रन या टाट कहते हैं। फिर आगे देखेंगे हम तली या पोखर। जब ये बड़े गड्ढों में वर्षा का मीठा पानी एकत्रित होता है, मीठे पानी के जल के स्रोत को तली या पोखर कहते हैं। अब इससे आगे है महरो, मरहो।
जब ये वर्षा का पानी, तली या पोखर का जो वर्षा का पानी है वो सूख जाता है, तो नीचे उपजाऊ मिट्टी का जो दलदली भाग या मैदान का निर्माण होता है उसे मरहो कहते हैं। मरहो कहते हैं। और इससे आगे देखेंगे हम खड़ीन। जो उपजाऊ मिट्टी का मैदान निर्मित होता है उसे मरहो कहते हैं, और इस मरहों में की जाने वाली खेती को खड़ीन कहते हैं, या इसको खड़ीन कृषि भी कहते हैं। खड़ीन कृषि भी कहते हैं। खड़ीन कृषि सबसे ज्यादा जैसलमेर जिले में होती है। जैसलमेर जिले में होती है। इसका प्रारंभ 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। खड़ीन कृषि। अब है नेहेड़ा या नेष्टा। खड़ीन यहाँ की जो ढाल वाली भूमि है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, वहाँ यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसे तो खड़ीन कृषि कहते हैं। और इसके आगे पानी को, वर्षा के पानी को रोकने के लिए एक बांध बनाया जाता है जिसे खड़ीन बांध कहते हैं। खड़ीन बांध। और जब अधिक वर्षा होने से इसमें जल भराव अधिक हो जाता है, इसको रोकने के लिए एक छोटा सा निकास द्वार बनाया जाता है जिसे नेष्टा या नेहेड़ा कहते हैं। आगे देखेंगे हम बालसन। बालसन पथरीली चट्टानों के बीच, पथरीली चट्टानों के बीच गहरे भाग में या निचले भाग में वर्षा का पानी एकत्रित होने से जिस झील का निर्माण होता है, जिस झील का निर्माण होता है उसे बालसन कहते हैं। सांबर झील। सांबर झील अजमेर, नागौर, जयपुर के कुछ भाग में फैली सांबर झील है, वो इस बालसन का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब आगे देखेंगे हम तली। थली और तली। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। सबसे पहले देखेंगे तली और उसके बाद देखेंगे तली। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तरी पूर्वी जो ऊंचा उठा हुआ जो भाग है उसे थली कहते हैं। यहाँ बीकानेर, थोड़ा शेखावाटी सेक्टर और कुछ नागौर का भाग उसे थली कहते हैं। और दक्षिण पश्चिम का जो निचला भाग है, दक्षिण पश्चिम का जो निचला भाग है उसे तली कहते हैं। थली से जो पानी यहाँ अगर वर्षा होगी तो पानी इसका तली में आकर रुकेगा, इसलिए इस निचले भाग को क्या कहते हैं? तली कहते हैं। इसके आगे देखेंगे हम मगरा क्या होता है। ये है हमारे राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा राजस्थान में जितनी भी अपशिष्ट या अलग पहाड़ियां पाई जाती है, अलग जितनी भी पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? मगरा।
पीवना। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या राष्ट्रीय मरुद्यान, राष्ट्रीय मरुद्यान में पाया जाने वाला एक सबसे जहरीला सांप है, इसे पीवड़ा कहते हैं। ये राजस्थान के जैसलमेर, ये बाड़मेर के इलाके में राष्ट्रीय मरुद्यान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये हमारी मरुस्थलीय शब्दावली कंप्लीट हो गई। थैंक यू।